हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ब्राइट बिगनिंग क्लासेस। आज हम कक्षा 6 हिंदी मल्हार के पाठ 3 पहली बूंद के सभी प्रश्न उत्तर बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हर प्रश्न का सरल और सटीक उत्तर मिलेगा, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी और भी आसान हो जाएगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अगर आपने पहली बूंद की व्याख्या वाला पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे एक बार जरूर देखिए। उसमें पूरी कविता बहुत आसान भाषा में समझाई गई है। इससे इस वीडियो के सभी प्रश्न उत्तर आपको और भी आसानी से समझ में आएंगे। अब शुरू करते हैं पहला प्रश्न मेरी समझ से। प्रश्न है, कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं: बादल, बूंद, अंकुर और पावस। इसका सही उत्तर है अंकुर, इसलिए इसके सामने तारा बनाएंगे। प्रश्न 2 है, नीले नैनो साया अंबर, काली पुतली से ये जलधर। में काली पुतली है, बारिश की बूंदे, वृद्ध धरती, नगारा, बादल। इसका सही उत्तर है बादल, इसलिए इसके सामने तारा बनाएंगे। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो हमने 2 उत्तर चुने थे। पहले का हमने चुना था अंकुर और दूसरे का हमने चुना था बादल। तो देखते हैं हमने ये 2 उत्तर ही क्यों चुने। पहले का उत्तर अंकुर हमने इसलिए चुना क्योंकि वर्षा की पहली बूंद गिरते ही धरती से नए नए अंकुर निकल आते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनमें नया जीवन आ गया हो, इसलिए इसका सही उत्तर अंकुर है। दूसरे का उत्तर बादल हमने इसलिए चुना क्योंकि कवि ने नीले आकाश की तुलना आंखों से और काले बादलों की तुलना आंखों की काली पुतली से की है, इसलिए सही उत्तर बादल है। अगला प्रश्न है, मिलकर करें मिलान। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित है। दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं। इनका मिलान कीजिए। तो ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। यहाँ रेखांकित शब्द है उड़ता सागर, जो कि प्रयोग किया गया है बादल के लिए। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। बजा नगाड़े, नगाड़े शब्द प्रयोग किया गया है मेघ गर्जना के लिए। नीले नैनो साया अंबर, काली पुतली से ये जलधर। यहाँ रेखांकित शब्द है नीले नैनो। नीले नैनो सा प्रयोग किया गया है आकाश के लिए। वसुंधरा की रोमावली से हरी धूप पुल की मुस्काई। यहाँ रोमावली से शब्द प्रयोग किया गया है हरी धूप यानी हरी घास के लिए। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला है,
आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई। दूसरा है, नीले नैनो साया अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई। अब आइए इन पंक्तियों के उत्तर भी देख लेते हैं। पहली पंक्ति का अर्थ है, कवि ने बादलों को उड़ते हुए सागर के समान बताया है। बिजली की चमक सुनहरे पंखों जैसी लगती है और बादलों की गर्जना नगाड़े की आवाज जैसी सुनाई देती है। वर्षा होने से धरती फिर से हरी भरी और नई जैसी हो जाती है। दूसरी पंक्ति का अर्थ है, कवि ने नीले आकाश की तुलना आंखों से और काले बादलों की तुलना आंखों की पुतलियों से की है। जब बादल बरसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे दया से आंसू बहा रहे हों। उनकी वर्षा से सूखी धरती की प्यास बुझ जाती है और चारों ओर हरियाली फैल जाती है। अब अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? दूसरा प्रश्न है, कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है? तो आइए अब इन दोनों का उत्तर देख लेते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है, बारिश की पहली बूंद गिरते ही सूखी धरती हरी भरी हो जाती है, नए नए अंकुर निकल आते हैं, घास उगने लगती है और चारों ओर हरियाली फैल जाती है। इससे पता चलता है कि धरती बहुत खुश हो गई है। दूसरे का उत्तर है, कवि ने नीले आकाश की तुलना आंखों से और काले बादलों की तुलना आंखों की काली पुतली से की है। अब अगला है कविता की रचना। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है, लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है, समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्य को पहचानें और उन पर चर्चा करें। तो आइए अब इस कविता के भावार्थ को समझते हैं। कविता की रचना। अब कविता की रचना को समझते हैं। कविता में लिखा है, आसमान में उड़ता सागर, जिसका भावार्थ है, सच में समुद्र आसमान में नहीं उड़ सकता। कवि का मतलब है कि समुद्र का पानी भाप बनकर बादल बन जाता है और आकाश में दिखाई देता है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे समुद्र ही आसमान में उड़ रहा हो। इस तरह की सुंदर कल्पनाएं कविता को और भी रोचक और सुंदर बना देती है। अब अगला प्रश्न है, शब्द एक अर्थ अनेक। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूट का अर्थ पौधे का अंकुरन है। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना आदि। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहां इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों, जैसे अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो और राज करो। तो आइए फूट शब्द के विभिन्न प्रयोग को देख लेते हैं। अंकुर निकलना, बारिश के बाद खेत में नए अंकुर फूट पड़े। फटना या टूट जाना, अधिक दबाव पड़ने से
गुब्बारा फूट गया। अचानक प्रकट होना, खुशी के मारे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान फूट पड़ी। रोना शुरू हो जाना, दुखद समाचार सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगा। झगड़ा या मतभेद होना, दोनों भाइयों के बीच फूट पड़ गई। तो ये थे फूट शब्द के विभिन्न प्रयोग। अब देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीले नैनो साया अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कविता में इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर दो शब्दों से बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों शब्द जलधर है। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से जल से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढ कर लिखिए। अब देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीले नैनो साया अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर दो शब्दों से बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से जल से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढ कर लिखिए। तो ये है धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ। जलधर जल को धारण करने वाला, बादल या समुद्र। गिरिधर पर्वत को धारण करने वाला, भगवान श्री कृष्ण। चक्रधर चक्र धारण करने वाला, भगवान विष्णु। शंखधर शंख धारण करने वाला। धनुर्धन धनुष धारण करने वाला, धनुष चलाने वाला। मुरलीधर बांसुरी धारण करने वाला, भगवान श्री कृष्ण। अब है शब्द पहेली। दिए गए शब्द जाल में से प्रश्नों के उत्तर खोजें। एक प्रकार का वाद्य यंत्र यानी एक प्रकार का बाजा, वो है नगाड़ा। आंख के लिए एक अन्य शब्द नयन। जल को धारण करने वाला, जलधर। एक प्रकार की घास, दूब। आंसू का समानार्थी अशुभ। आसमान का समानार्थी शब्द अंबर। अब है पाठ से आगे आपकी बात। पहला प्रश्न है, बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है।
बारिश आने पर आपको कैसा लगता है, बताइए। और दूसरा प्रश्न है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, बताइए। तो आइए इन दोनों का उत्तर देख लेते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है, बारिश आने पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। चारों ओर हरियाली फैल जाती है, मौसम सुहाना हो जाता है और ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। बारिश की बूंदें देखकर मन खुश हो जाता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, मुझे वर्षा ऋतु सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि इस ऋतु में मौसम ठंडा और सुहावना हो जाता है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, खेत लहलहा उठते हैं और चारों ओर प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई देती है। इसलिए मुझे वर्षा ऋतु सबसे अधिक पसंद है। अब अगला प्रश्न है, समाचार माध्यमों से। प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट या सोशल मीडिया के प्रमुख समाचारों में रहता है। संवाददाता कभी बाढ़ तो कभी सूखे या भीषण ठंड के समाचार देते दिखाई देते हैं। आप भी बन सकते हैं संवाददाता या लिख सकते हैं समाचार। अत्यधिक गर्मी, सर्दी या बारिश में आपने जो स्थिति देखी है उसका आंखों देखा हाल अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। इसका मतलब आपने अभी जो भी मौसम यानी जिस भी मौसम का अनुभव किया है उसका आंखों देखा हाल अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ प्रस्तुत करना है। समाचार माध्यमों से हमने लिखा है बारिश पर आंखों देखा हाल। आज हमारे गांव में अच्छी बारिश हुई, मौसम बहुत सुहावना हो गया, पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई देने लगे, खेतों में पानी भर गया जिससे किसान खुश हो गए। बच्चे बारिश में खेलते और कागज की नाव चलाते नजर आए। चारों ओर खुशी का माहौल था। अब है सृजन। नाम देना भी सृजन है। ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और इसे एक नाम दीजिए। ऊपर ये पौधा दिया गया है। इस चित्र में एक अकेला पौधा रेगिस्तान की सूखी रेत में उगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे देखकर मैं इसका नाम जीवन की आशा देना चाहूंगी। इसका अर्थ है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि आशा के साथ आगे बढ़ता रहता है। यह पौधा हमें धैर्य, संघर्ष और आत्मविश्वास की सीख देता है। अब इन्हें भी जाने। इस कविता में नगाड़े की ध्वनि का उल्लेख है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है, यानी एक प्रकार का बाजा है। कुछ वाद्य यंत्रों को उन पर चोट कर बजाया जाता है, जैसे ढोलक, नगाड़ा, डमरू, डफली आदि। नगाड़ा प्रायः लोक उत्सवों के अवसर पर बजाया जाता है। होली जैसे लोक पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में इसका प्रयोग होता है। नगाड़ों को जोड़े में भी बजाया जाता है, जिससे एक की ध्वनि पतली तथा दूसरे की मोटी होती है। अब है खोजबीन। आपके यहाँ उत्सवों में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्र करें और अपने समूहों में उन पर चर्चा करें। हमारे यहाँ त्योहारों और उत्सवों में कई तरह के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, जैसे ढोल, नगाड़ा, शहनाई, ढोलक, तबला, बांसुरी और झांझ। ढोल और नगाड़ा खुशी और उत्साह का माहौल बनाते हैं। शहनाई शादी और शुभ अवसरों पर बजाई जाती है। ढोलक और झांझ का प्रयोग भजन कीर्तन में होता है, जबकि बांसुरी अपनी मधुर ध्वनि के लिए प्रसिद्ध है। आइए इंद्रधनुष बनाएं। बारिश की बूंदें
न केवल जीव जंतुओं को राहत पहुंचाती है बल्कि धरती को हरा भरा भी बनाती है। कभी कभी ये बूंदे आकाश में बहुरंगीन छटा बिखेरती है जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाइए और उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए। इसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। तो इस तरह का आपको एक इंद्रधनुष बनाना है और उसे एक प्यारा सा नाम भी देना है। तो यह है इंद्रधनुष का नाम, 7 रंगों की दुनिया। 7 रंगों का सुंदर हार, लगता कितना है मनोहार। बारिश के बाद जब यह आए, धरती आकाश मुस्कुराए। अब है झरोखों से एक बूंद। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। सोचते फिर यही मन में लगी, हाय क्यों घर छोड़ मैं यूं बढ़ी। इस कविता को लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।